हाय फ्रेंड्स, हाउ आर यू? वेलकम बैक टू आरडी क्लासेस। सो गाइस, कैसे हो आप सभी? वेलकम बैक टू आरडी क्लासेस। उम्मीद करता हूँ आप सभी बहुत बढ़िया हो। तो आपको याद होगा लास्ट वीडियो में मैंने आपको क्या बताया था। साइंस में हमारे कौन से चैप्टर हो चुके हैं। लाइट रिफ्लेक्शन हो गया है, रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन हो गया है, मेटलॉइड पढ़ा रहे थे। मैं आपको पढ़ा रहा था ना वही मेटल एंड मेटलॉइड्स, सॉरी मेटल एंड नॉन मेटल, गलती से बोल दिया मैंने। तो हमारे लास्ट वीडियो में कहाँ तक हो गया, सिंबल्स तक पढ़ा दिया। तो आज हम उसके आगे से कंटिन्यू करेंगे। तो आज हमारा स्टार्ट करेंगे हम कुछ एलिमेंट्स कुछ कॉन्फ़िगरेशंस है, वहीं से आज मैं आपको बताऊंगा। पर उससे पहले एक चीज का ध्यान रखना, जो भी मैं बता रहा हूँ उसको यहाँ पे नोट कर लेना, क्योंकि ये जो आगे के जो पॉइंट्स आएंगे वो पूछ लेता है। जैसे ऑक्यूरेंस ऑफ मेटल, कहाँ से कैसे बनता है मेटल, कुछ स्टेप्स बताऊंगा कैसे बनता है, कहाँ से आता है मेटल, ये बताऊंगा। तो आज मैं ज्यादा आपको नोट्स से समझाऊंगा, क्योंकि नोट्स आपको बेटर समझाएंगे, ठीक है। अभी यहाँ देखिए, आज मैं आपको पढ़ाऊंगा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ सम एलिमेंट्स, ठीक है। अभी टाइप यहाँ पे जो टेबल दिख रही है आपको, जैसे कि टाइप्स ऑफ एलिमेंट, ये कुछ एलिमेंट्स के टाइप हैं, ये एलिमेंट्स है और एटॉमिक नंबर है, ठीक है। तो हम पहले स्टार्ट करेंगे नोबल गैसेस से। नोबल गैसेस कौन सी होती है? हीलियम, नियॉन, आर्गन, ठीक है। अगर मैं आपसे कई बार एग्जाम में पूछ लेता है कि बल्ब में कौन सी गैस भरी जाती है, तो बल्ब में ज्यादा भरी जाती है आर्गन। वैसे तो तीनों ही भरी जाती है, पर मैक्सिमम आर्गन भरी जाती है, ठीक है। तो हीलियम का जो एटॉमिक नंबर है वो क्या है? 2, यानी 2। नियॉन 10, आर्गन 18। देख लीजिए यहाँ पे हीलियम का 2 है, नियॉन का 10 है, आर्गन का 18 है। तो ये थी हमारी नोबल गैसेस। अब आती है हमारी मेटल्स। अब मेटल में ये नहीं बोल रहा आपको कि मेटल में यही सब है, आप आयरन भी ले सकते हो, वो भी तो मेटल है। पर मैंने एक एग्जांपल के थ्रू बता रहा हूँ आपको, जैसे कि सोडियम हुआ, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, पोटेशियम, कैल्शियम, ठीक है। अभी मेटल है, जैसे कि मेटल, ये मेटल के सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, पोटेशियम, कैल्शियम। इसके बाद में इसका एटॉमिक, सोडियम का एटॉमिक नंबर 11, मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर 12, एल्यूमिनियम का एटॉमिक नंबर 13, पोटेशियम का एटॉमिक नंबर 19, कैल्शियम का एटॉमिक नंबर 20। पर एक बात बता दूं मैंने आपको, मैंने ये नहीं बोल रहा कि यही मेटल्स है, और भी मेटल्स होते हैं, मैं ये नहीं बोल रहा। मैं तो बस आपको एग्जांपल के लिए बता रहा हूँ। मेटल्स तो वैसे और भी होते हैं, उसमें कोई जरूरी नहीं है कि यही मेटल है। और भी मान लीजिए आयरन हुआ, ये भी एक मेटल है, ठीक है। आयरन, गोल्ड, सिल्वर, ये भी तो हार्ड है ना। उसके बाद में नॉन मेटल। अभी नॉन मेटल ज्यादा गैसेस ही लिए मैंने, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, फॉस्फोरस, सल्फर, ठीक है। ये नॉन मेटल्स हो गए। अभी नॉन मेटल, जैसे कि अभी नॉन मेटल का नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर है 7, ऑक्सीजन 8, फ्लोरीन 9, फॉस्फोरस 15, सल्फर 16। ये भी नॉन मेटल, ये फिक्स नहीं, आप और कोई भी ले सकते हो, आपके हिसाब से आप देख लीजिएगा आपको कौन सा चाहिए। आप कार्बन डाइऑक्साइड, कुछ भी गैसेस में आप कुछ भी ले लीजिए, ठीक है। गैसेस जो आपको नॉन मेटल होना चाहिए, बस ये नहीं कि आप मेटल्स को नॉन मेटल में डाल दो, नॉन मेटल को मेटल में डाल दो। बस नॉन मेटल का नॉन मेटल होना चाहिए, मेटल का मेटल होना चाहिए, ठीक है। इतना सभी को समझ में आ गया। इस टेबल को कहीं पे बना लेना। ये क्या है ना, कई बार पूछ लेता है, और इस चीज को अच्छे से ध्यान में रखना। तो अभी पीछे मैंने आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ सम एलिमेंट्स वो बता दी, टेबल आपको अच्छे समझ में आ गई होगी। अभी यहाँ पे हमारी कुछ जनरल प्रॉपर्टीज है आयोनिक कंपाउंड के, ठीक है। ये हमारी जनरल प्रॉपर्टीज हैं। अभी यहाँ पे देखिए फिजिकल नेचर, पहली हमारी प्रॉपर्टी है फिजिकल नेचर। फिजिकल नेचर में अगर मैं बोलूं, इसकी जो डेफिनेशन है यहाँ पे आपको, इसको हिंदी में भी समझाऊंगा मैं। देखिए, आयोनिक कंपाउंड आर सॉलिड एंड सम वॉट, यानी आयोनिक कंपाउंड होते हैं वो सॉलिड होते हैं पर हार्ड भी होते हैं। ऐसा क्यों होता है? मतलब सॉलिड भी होते हैं, हार्ड भी होते हैं, पर हमें रीजन चाहिए ना ऐसा क्यों होते हैं वो, क्योंकि एग्जाम में रीजन भी पूछ लेता है क्यों होते हैं। तो यहाँ देखिए, बिकॉज ऑफ द स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयंस, यानी वो हार्ड और सॉलिड इसलिए होते हैं क्योंकि उनके फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, जो पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस का जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन रहता है ना, बहुत ज्यादा स्ट्रांग रहता है, ठीक है। जैसे कि बिकॉज ऑफ द स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयंस। अभी मान लीजिए ये मेरे पास एक पॉजिटिव आयन है, ठीक है। यहाँ पे मेरे पास एक पॉजिटिव आयन है और यहाँ पे मेरे पास एक नेगेटिव आयन है। तो इन दोनों के अंदर जो बॉन्ड है ना, ये बहुत ज्यादा स्ट्रांग होता है। बोलते हैं ना फेविक्विक का सबसे ज्यादा बॉन्ड रहता है, यानी फेविक्विक बड़ा तेज चिपकाती है। तो वो अभी बात नहीं करने में, यहाँ पे देखो इनके अंदर जो बॉन्ड रहता है ना, बहुत ज्यादा स्ट्रांग बॉन्ड रहता है, इसीलिए वो हार्ड होता है। जो आयनिक कंपाउंड्स रहते हैं वो हार्ड होते हैं और सॉलिड रहते हैं। इतना समझ में आ गया, ये आपको बता दिया, ठीक है। इसके बाद में दीज कंपाउंड्स आर जनरल
brittle and break into pieces when pressure is applied। ये जो कंपाउंड्स रहते हैं या पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस में जो बॉन्ड्स रहते हैं तभी टूटता है जब उन पे कोई प्रेशर पड़ता है, यानी उन पे कभी कोई प्रेशर अप्लाई किया जाता है तो ही ये टूटते हैं। इतना समझ में आ गया। ये फिजिकल नेचर की प्रॉपर्टीज थी। द आयोनिक कंपाउंड आर सॉलिड एंड आर समवॉट हार्ड बिकॉज of the strong forces of attraction between the positive and negative ions। These compounds are generally brittle and break into pieces when pressure is applied। इतना सभी को समझ में आ गया। तो हमारी अगली प्रॉपर्टी पे चलते हैं। अभी हमारी दूसरी प्रॉपर्टी है मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स। अभी हमने मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट तो मैंने आपको पहले भी बताया था, जो कि मेटल्स और नॉन मेटल में किसका बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है। मतलब ये तो नहीं बताया था, मैंने बताया था कि जिसका बॉइलिंग पॉइंट हाई होता है, मतलब मान लीजिए तवा का आपको एक एग्जांपल देता है, आप उसको किसी एक पॉइंट से हीट करते हो तो पूरा हीट हो जाता है ना, क्योंकि वो हीट का अच्छा कंडक्टर है। तो अभी यहीं पे आयोनिक कंपाउंड की बात आती है कुछ, ठीक है। मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स, अब ये पढ़ते हैं चलो इसको। आयोनिक कंपाउंड हैव हाई मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। जो आयोनिक कंपाउंड्स होते हैं उनके पास हाई मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट दोनों ही हाई होते हैं, ठीक है। वो क्यों होता है देखो, हमने पहले भी रीजन पढ़ा, अब भी रीजन पढ़ रहे हैं, मतलब सब लोगों ने रीजन का ठेका ले रखा है। अभी यहाँ पे देखो, जैसे कि दिस इज बिकॉज ए कंसिडरेबल अमाउंट ऑफ एनर्जी इज रिक्वायर्ड टू ब्रेक द स्ट्रॉन्ग इंटर आयोनिक अट्रैक्शन। यानी इनको तोड़ने के लिए इनमें एक बहुत ज्यादा इंटर आयोनिक अट्रैक्शन रहता है। मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट को यानी तोड़ने के लिए मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट को तोड़ने के लिए इनको बहुत ज्यादा एनर्जी रिक्वायर होती है, यानी इतनी ज्यादा एनर्जी चाहिए, बहुत ज्यादा, ठीक है। क्योंकि इनमें वो सहन शक्ति इतनी होती है कि ये उसको एब्जॉर्ब भी कर लेते हैं। उनका मेल्टिंग पॉइंट तभी बोलते हैं मेल्टिंग पॉइंट हाई होता है, मेटल्स का भी हाई होता है। इतना समझ में आ गया। मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, आयोनिक कंपाउंड्स हैव हाई मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। दिस इज बिकॉज ए कंसिडरेबल अमाउंट ऑफ एनर्जी इज रिक्वायर्ड टू ब्रेक द स्ट्रॉन्ग इंटर आयोनिक अट्रैक्शन। यानी बहुत ज्यादा हमें एनर्जी की जरूरत पड़ती है, ठीक है। उसके बाद में हमारा आता है सॉल्युबिलिटी। सॉल्युबिलिटी अभी पढ़ लो, जैसे कि यहाँ पे इलेक्ट्रोएंट है ना, इलेक्ट्रोवेलेंट कंपाउंड्स आर जनरली सॉल्युबल इन वाटर एंड इनसॉल्युबल इन सॉल्वेंट्स। यानी जो कंपाउंड्स, कुछ कंपाउंड्स ऐसे आते हैं जो कि वाटर में सॉल्युबल रहते हैं पर सॉल्वेंट्स में इनसॉल्युबल रहते हैं, समझे। सच है जैसे कि कैरोसिन। अभी आप कभी देखना, कैरोसिन को आप पानी में डालोगे ना, वो ऊपर तैरेगा, न कि नीचे डूब जाएगा, ठीक है। यही होता है सॉल्युबिलिटी, ठीक है। कैरोसिन और पेट्रोल फॉर एग्जांपल, आप भी डीजल हुआ, कई एग्जांपल देख सकते हो। ये सॉल्युबिलिटी था। इलेक्ट्रोएंट कंपाउंड्स आर जनरली सॉल्युबल इन वाटर एंड इनसॉल्युबल इन सॉल्वेंट सच एज कैरोसिन एंड पेट्रोल। ये आपके एग्जाम्पल हो गए, ठीक है। अभी आगे आता है हमारा ऑक्यूरेंस ऑफ मेटल। ऑक्यूरेंस ऑफ मेटल में देखो, जैसे कि द अर्थ क्रस्ट इज द मेजर सोर्स ऑफ मेटल्स। यानी ऑक्यूरेंस ऑफ मेटल का अभी हमारा पैरा पढ़ रहा है, यानी पैराग्राफ हमारा ऑक्यूरेंस ऑफ मेटल का स्टार्ट हो गया यहाँ से, ठीक है। द अर्थ क्रस्ट इज द मेजर सोर्स ऑफ मेटल्स एंड सी वाटर। यानी जो अर्थ क्रस्ट है ना, वो मेटल्स और सी वाटर का एक मेजर सोर्स है। जैसे कि अभी और भी एग्जांपल ले सकते हो, सोडियम क्लोराइड हुआ, मैग्नीशियम क्लोराइड हुआ, ठीक है। ये अभी उसमें ये नहीं कह रहा कि उसमें हमेशा मेटल्स या सी वाटर पाया जाता है, कि उसमें कई चीजें पाई जा सकती हैं, जैसे सॉल्ट, सोडियम क्लोराइड, ठीक है, सोडियम क्लोराइड, मैग्नीशियम क्लोराइड। इतना समझ में आ गया सभी को। यानी अर्थ क्रस्ट एक मेजर सोर्स है सी वाटर मेटल्स का, सी वाटर का और सॉल्ट्स का, सच एज जैसे कि सोडियम क्लोराइड, मैग्नीशियम क्लोराइड, ठीक है। इतना और भी आप कई एग्जांपल ले सकते हो। उसके बाद में अभी आता है हमारा द एलिमेंट्स और कंपाउंड विच ऑक्यूर नेचुरली इन द अर्थ क्रस्ट आर नॉन एज मिनरल्स। अभी मिनरल्स का तो आपने कई बार पढ़ा होगा, ज्योग्राफी में आपने कई बार पढ़ा होगा, ज्योग्राफी में मिनरल्स के बारे में। अब मिनरल्स क्या होते हैं देखो यहाँ पे, वो मतलब वो चीजें, यानी वो कंपाउंड्स, वो एलिमेंट्स जो अपने आप नेचुरली बन जाते हैं अर्थ क्रस्ट में, उन्हीं को मिनरल बोला जाता है। यानी वो चीजें या वो एलिमेंट्स या वो कंपाउंड्स जो अर्थ क्रस्ट में अपने आप बन जाते हैं, उन्हीं को कहते हैं मिनरल्स। इतना समझ में आ गया सभी को। और कई बार एट सम प्लेसेस मिनरल्स कंटेन ए वेरी हाई परसेंटेज ऑफ पर्टिकुलर मेटल। यानी जो कई मिनरल्स है ना,
उनमें कई बार बहुत ज्यादा पर्टिकुलर मेटल पाए जाते हैं, मेटल बहुत ज्यादा पाया जाता है। एंड द मेटल कैन बी प्रॉफिटेबल फॉर एक्सट्रैक्टेड, यानी जो मेटल रहता है ना फिर वो एक्सट्रैक्ट करते हैं, यानी निकालते हैं, हमारे ओर से निकाल लेते हैं हम उसको। आपको मेटल्स है ना ओर से तो निकाले जाते हैं माइनिंग करके, इसी वजह से उनको कहा जाता है जो मेटल्स रहते हैं वो कई बार कई ज्यादा मात्रा में पाए जाते हैं। ठीक है, मिनरल्स में वो बहुत कई बार मतलब मान लीजिए 100 में से 90% या 80% बहुत ज्यादा पा जाते हैं, यानी जो मिनरल्स रहते हैं उसमें ज्यादा मात्रा किसकी हो जाती है, मेटल्स की। ठीक है, इतना समझ में आ गया। ये था हमारा ऑक्यूरेंस ऑफ मेटल। ये ऑक्यूरेंस ऑफ मेटल का इतना ही नहीं है और आगे भी है। ठीक है, पहले था ऑक्यूरेंस ऑफ मेटल, अभी आ गया दूसरा पॉइंट। मेटल आर एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम ओर, यानी जो मेटल्स रहते हैं वो ओर से भी निकाले जाते हैं। और सम मेटल्स आर फाउंड इन अर्थ क्रस्ट, यानी कुछ मेटल्स तो जो अर्थ क्रस्ट में पाए जाते हैं और कुछ ओर में पाए जाते हैं। ठीक है, इतना समझ में आ गया। उसके बाद में यानी फ्री स्टेट में जो मेटल्स रहते हैं वो अर्थ क्रस्ट में फ्री स्टेट में कुछ तो फ्री स्टेट में मिल जाते हैं, कुछ और में मिल जाते हैं, और कुछ कंपाउंड जो रहते हैं मतलब सम आर फाउंड इन द फॉर्म ऑफ देयर कंपाउंड, और कुछ उनकी कंपाउंड की फॉर्म में आ जाते हैं। ठीक है, यानी पाए जाते हैं। इतना सुनने आ गया। मेटल्स आर एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम ओर और सम मेटल्स आर फाउंड इन अर्थ क्रस्ट इन फ्री स्टेट, सम आर फाउंड इन द फॉर्म ऑफ देयर कंपाउंड, यानी कुछ उनकी कंपाउंड की फॉर्म में पाए जाते हैं। अगला पॉइंट है हमारा गोल्ड, सिल्वर, कॉपर एंड पोटेशियम आर फाउंड इन फ्री स्टेट। देखिए यहाँ पे भी मेटल फ्री स्टेट में पाया जाता है। यहाँ पे देखो गोल्ड, सिल्वर, कॉपर और प्लेटिनम ये फ्री स्टेट में पाए जाते हैं, समझे। यानी गोल्ड, सिल्वर, कॉपर एंड प्लेटिनम जो होते हैं वो फ्री स्टेट में पाए जाते हैं। सभी को समझ में आ गया। और एक और यहाँ पे वापस देखो कॉपर और सिल्वर ऑल्सो फाउंड इन कंपाउंड स्टेट, यानी अब ये दोनों तरफ से पेमेंट ले रहा है, फ्री स्टेट से भी और कंपाउंड स्टेट से भी। जो कॉपर और सिल्वर रहते हैं ना वो फ्री स्टेट में पाए जाते हैं और कंपाउंड स्टेट में भी। ये दोनों पॉइंट अच्छे समझ में आ गया। इसके बाद में हमारा आता है गोल्ड एंड सिल्वर फाउंड इन नेटिव स्टेट, यानी जो गोल्ड और सिल्वर रहते हैं वो नेटिव स्टेट में पाए जाते हैं। इतना सभी को समझ में आया। गोल्ड एंड सिल्वर फाउंड इन नेटिव स्टेट। अभी देखो गोल्ड और सिल्वर रहते हैं वो नेटिव स्टेट में पाए जाते हैं। इतना सभी को समझ में आ गया। ये था हमारा तीसरा पॉइंट। पहला सभी को समझ में आ गया, दूसरा भी सभी को समझ में आ गया, तीसरा भी सभी को समझ में आ गया। अभी अगले पे चलते हैं। पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम एंड एल्यूमिनियम आर इलेक्ट्रोड्स। पहले तो हम बात कर रहे थे कौन से स्टेट में पाए जाते हैं। स्टेट मतलब वो नहीं जो आप सोच रहे हो, ये स्टेट दूसरे आते हैं। ठीक है, अभी यहाँ पे देखिए पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम एंड एल्यूमिनियम आर इलेक्ट्रोड्स, यानी पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम और एल्यूमिनियम है ना वो इलेक्ट्रोड्स है। ठीक है, इतना सभी को समझ में आ गया अच्छे से। ये था हमारे ऑक्यूरेंस ऑफ मेटल। ठीक है, पीछे था हमारा ऑक्यूरेंस ऑफ मेटल। अभी यहाँ पे 2 पॉइंट्स है, इनको अच्छे से समझ लेना। देखिए अभी ओर्स तो मैंने आपको पीछे बता दिया था। ओर्स अभी यहाँ पे पॉइंट है, इसको समझो। ओर्स माइंड फ्रॉम अर्थ आर यूजुअली, अभी वो तो एक्सट्रैक्शन कर रहे थे, अभी माइनिंग के थ्रू कैसे भी करे, मशीन के थ्रू करे, कैसे भी करे, अभी हमारा ये पॉइंट है। ठीक है, ओर्स माइंड फ्रॉम अर्थ आर यूजुअली कंटेमिनेटेड विथ लार्ज अमाउंट ऑफ इम्प्योरिटी सच एज सॉइल, सैंड, यानी जो माइन करते हैं ना, जो लोग माइन करते हैं और उसमें जो माइन करी जाती है उनमें ज्यादा अमाउंट में, बहुत ज्यादा अमाउंट में इम्प्योरिटीज पाई जाती है, यानी सॉइल हुआ, सैंड हुआ, जो हमारे पत्थर होते हैं, कंकर होते हैं, ये पाए जाते हैं, उन्हीं को कहा जाता है गैंग्यू। ठीक है, इतना सभी को समझ में आ गई। यानी जो इम्प्योरिटीज होती है उनको बोला जाता है गैंग्यू। इतना सभी को समझ में आ गई। ये दोनों को अच्छे से समझ में आ गया और सभी को। उसके बाद में आता है कोरोजन। ठीक है, कोरोजन सबको ही पता है कोरोजन का। तो आप सोचिए, आप अपने घर पे पेंट क्यों करवाते हो? ताकि कोरोजन से बचे, पर वो तो एक तरह से लुक वाइज हो गया। आप सोचिए, आप किसी लोहे पे पेंट क्यों करवाते हो, यानी किसी आयरन के मटेरियल पे पेंट क्यों करवाते हो? क्यों? क्योंकि उस पर जंग ना लगे। अगर उस पे जो ब्राउनिश सब्सटेंस रहता है अगर उस पे लग गया तो वही मतलब जंग हो गई ना, उसी को जंग बोलते हैं। ठीक है, अभी यहाँ पे देखिए इसी कोरोजन, सिल्वर और अदर आर्टिकल्स कवर्ड विथ, या सॉरी मैंने यहाँ पे लिखना भूल गया था कवर्ड विथ, तो मैंने ऊपर लिख दिया है कवर्ड विथ ब्राउन फ्लैकी सब्सटेंस कॉल्ड कोरोजन, यानी जो कवर सिल्वर, गोल्ड, सिल्वर हुआ, इनपे जो एक ब्राउनिश सब्सटेंस जो लग जाता है ना, उस पर एक ब्लैंकेट बन जाती है ब्राउनिश सब्सटेंस की,
उसी को कहा जाता है कोरोजन। ठीक है, कोरोना बोलने वाला था, गलती से मैं कोरोजन बोल दिया अभी। ठीक है, एंड टू प्रिवेंट ऑफ कोरोजन थ्रू ऑयलिंग, यानी उसको प्रिवेंट करना, यानी जो मटेरियल्स रहते हैं उनको कैसे प्रिवेंट किया जाए, कैसे बचा सकते हैं हम उनको, हम बचा सकते हैं ऑयलिंग के थ्रू, पेंटिंग के थ्रू, ग्रीसिंग के थ्रू और गैल्वेनाइजिंग के थ्रू। ठीक है, ये आपको बाद में बताऊंगा गैल्वेनाइजिंग और दूसरे चैप्टर में। ठीक है, अभी जैसे कि यहाँ देखिए ऑयलिंग है, ऑयल उस पर अगर ऑयल लगा देंगे तो नहीं होगा, पेंट कर देंगे तो नहीं होगा, उस पर ग्रीस लगा देंगे तो भी नहीं होगा। गैल्वेनाइजिंग एक प्रोसेस आती है, ठीक है, वो कर देंगे उस पर प्रोसेस तो नहीं होगा। क्रोम पेंटिंग, ठीक है, क्रोम पेंटिंग, उस पर एक मतलब क्रोम एक कलर भी आता है, क्रोम कलर। ठीक है, अगर उस पर वो क्रोम प्लांटिंग कर देंगे, पेंटिंग कर देंगे तो भी नहीं होगा। और एंडोजिंग का तो मैंने आपको बता दिया था पीछे, जो एल्यूमिनियम की एक थिक लेयर, एल्यूमिनियम ऑक्साइड की जो थिक लेयर जम जाती है किसी मेटल पे, उसी को कहा जाता है एंडोजिंग। यानी एंडोजिंग एक प्रोसेस, जैसे गैल्वेनाइजिंग की जैसी एंडोजिंग एक प्रोसेस है। सभी को इतना समझ में आ गया? ये थे हमारे नोट्स, समझ में आ गई। मैं बुक से नहीं बनाया, पर बुक्स के थ्रू ही बनाए कुछ कुछ, ताकि आपको अच्छे समझ में आए। मैं नोट्स से अच्छे समझा देता हूँ आपको। ठीक है, आप ये नोट्स को नोट भी कर सकते हो, और अगर आपको नोट्स चाहिए, आपको अच्छे लगे, तो मैंने टेलीग्राम पे नोट्स प्रोवाइड करवा दूंगा, और आप देख लीजिएगा इनको टेलीग्राम पे। ठीक है, इतना समझ में आ गया, इनको आप टेलीग्राम पे देख सकते हैं। इतना आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। तो यहाँ पे आपका मेटल एंड नॉन मेटल चैप्टर कंप्लीट हो गया। उम्मीद करता हूँ सभी को अच्छे समझ में आया होगा। लाइट चैप्टर, मेटल एंड नॉन मेटल, ये आपको अच्छे समझा दिए, बहुत अच्छे समझाया मैंने आपको। और एग्जाम में इसमें क्वेश्चन हमेशा पूछता है, और हम पूछेगा भी, हर चैप्टर में से पूछता है। तो ये कोई स्पेशल चैप्टर तो है नहीं, हर चैप्टर से में पूछता है। तो ये 2 चैप्टर मैंने आपको अच्छे समझा दिए। अगर आपको अच्छे चैप्टर समझ में आए हो तो हमारी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए ज्यादा से ज्यादा। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हो, अभी नए आए हो, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दो। तो आज की इस वाली वीडियो में इतना ही है, मिलते हैं अगली वीडियो में।